माननीय सिरोही साहब सदस्य की बात से सहमत हूं कि सरकार को जो नुकसान होना था हो गया। रीटोत्सव आपने मना लिया, देश राजस्थान का करोड़ों नौजवान अब उत्सव मनाने के बाद विसर्जन की तैयारी कर रहा है और 2023 में कर देगा। लेकिन सरकार को इसमें जल्दबाजी ना करते हुए इस विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रचालित करना चाहिए और सबके सुझाव लेते हुए इसको बहुत वेल प्रूफ डिजाइन करके बिल को वापस सरकार लाए और फिर सदन में पास कराए। जनमत जानने के प्रचालित करने की बात करता हूं। धन्यवाद सभापति। 21 लोग हो रहे हैं बोलने वाले इस एक पर, दूसरा उसके बाद दूसरा बिल और है अपने सामने। रिपीटेशन को कृपया अवॉइड करें। श्री वासुदेव जी देवनानी। पार्टी है। माननीय सभापति महोदय, आज हम राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अधि उपाय विधेयक 2022 पर विचार कर रहे हैं। राजस्थान में तो क्या पूरे भारत में किसी भी भर्ती के लिए परीक्षाएं होती हैं और उस समय लाखों करोड़ों विद्यार्थियों की इच्छा रहती है कि मुझे न्याय प्राप्त होगा, योग्य का सिलेक्शन होगा, परीक्षा सही ढंग से होगी और सही ढंग से सिलेक्शन होगा। लेकिन पिछले 3 वर्षों के अंदर विशेष रूप से जिस तरह से 15 बड़ी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, एक भी बेदाग नहीं गई। आज आरएस परीक्षा की चाहे देख लें, चाहे पटवारी भर्ती 2021 देख लें, चाहे कांस्टेबल भर्ती 2019 देख लें, चाहे एसआई भर्ती 2021 देख लें, चाहे रीट की परीक्षा देख लें, प्री प्राइमरी शिक्षक की परीक्षा देख लें, यानी एक एक परीक्षा को मैं गिनूंगा तो अधिक समय लगेगा। लेकिन इन सारी परीक्षाओं के जो हाल हुए हैं वे निश्चित रूप से आज लोगों का विश्वास समाप्त सा हो गया है। यानी आज सरकार ने अपनी विश्वसनीयता इन भर्ती परीक्षाओं में खो दी है और जिसके कारण से आज चारों ओर अविश्वास त्राही त्राही मची हुई है। क्या करें? प्रावधान जिसमें आप ये संशोधन लाए हो, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992, ये पहले से विद्यमान है। प्रावधान तो उसमें भी कुछ हैं, लेकिन मैं आप पूछना चाहता हूं उस प्रावधानों का आज तक कभी उपयोग हुआ क्या? कारण प्रावधानों के अंतर्गत किसी को सजा हुई क्या? कितने कोई मुकदमे दर्ज हुए क्या? किसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? लेकिन एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसके कारण से मनोबल बढ़ते गए और आज ग्रोह के ग्रोह पनप गए और उस ग्रोह में जो स्थिति बनी है बिल्कुल संगठित ग्रोह हैं जो डम्मी अभ्यर्थियों को भी बैठाते हैं, फर्जी डिग्रीदारी को भी बैठाते हैं। ये फर्जी डिग्रीदारी कैसे हो रहे हैं? आपका एडमिशन स्कूल कॉलेज में है, उस समय कहीं प्राइवेट दूसरी जगह भी लेके एसटीसी का सर्टिफिकेट लाते हो, इस परीक्षा में बैठते हो। यानी इस तरह का ग्रोह के ग्रोह बने और धन के लेन देन तो पता नहीं अरबों रुपए करोड़ों रुपए का होने लग गया। मैं रीट पे आऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कितने करोड़ों रुपए के लेन देन हुआ है। और तो और राजनीतिक प्रभाव और संरक्षण, इसका मैक्सिमम उपयोग है। आज जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की चर्चा हुई, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है? ये खुली दुकानें हैं जो पैसों के लेन देन के आधार पर सिलेक्शन कराते हैं। उस साफ लिखा रहता है कि आपका सिलेक्शन श्योर है, आपको नहीं तो पैसे लौटाए जाएंगे। यानी इस प्रकार की इतने रुपए प्रश्नों में से इतने प्रश्न आएंगे, ये बात हो गई, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। यानी इस प्रकार की बातें आज पूरा मैंने विधेयक पढ़ लिया, कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में एक भी शब्द इसमें नहीं है। असली गुनाहगार तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन चला रहा है? ये साधारण कोई लोग चलाते होंगे, लेकिन अधिकतर राजनीतिक नेताओं के संरक्षण में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, उनके संबंधी चला रहे हैं। और उन्हीं के आधार पर हमने विधानसभा में प्रश्न भी पहले भी आया कि हमारे एक वरिष्ठ नेता के परिवार के 3-3 लोगों के 80-80 अंक आ गए आरपीएससी में, आरएस की परीक्षा में। यानी कैसे हुआ? वो अभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां चलता है। इस प्रकार के कोचिंग इंस्टीट्यूट पूरे राजस्थान में फैले हुए हैं। वो इस प्रकार की परीक्षाएं करवाते हैं, इस प्रकार की तैयारी करवाते हैं और उसके अंदर इन सारी परीक्षाओं के कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर यदि कुछ तो लगाम लगाते, मैं कहता हूं असली जिम्मेदार को यदि आप छोड़ करके करते हो, उसका मेजर कारण ये है ये राजनीतिक व्यक्तियों के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इसीलिए उस पर कोई हाथ डालना नहीं चाहता। और इसके अंदर
अभी एक सर्वे हुआ, उस सर्वे के अंदर लोगों से पूछा गया कि ये सारी परिस्थितियां हैं, इसके प्रति आप संतुष्ट हो क्या? 87% लोगों ने कहा कि हम संतुष्ट नहीं हैं। फिर पूछा कि नकल कराने के अंदर जिम्मेदार में आप किसको मानते हो? तो 83.7 लोगों ने, अभ्यर्थियों ने ये कहा कि इसके लिए नेता ही जिम्मेदार हैं, मंत्री और नेता जिम्मेदार हैं। केवल 17% लोगों ने कहा कि अफसर जिम्मेदार हैं। लेकिन अफसरों से ज्यादा जिम्मेदारी कि अफसर तो जी हुजूर हैं, जिसको मंत्री जैसा कहेगा, नेता कहेगा यस सर, अभी गुलाम भी होने लग गए। नहीं जी साहब, जो सत्ता में रहता है, चुनाव लड़के सब नेता है, सारी पार्टियों के सामने क्लियर कर सर्वे दो। में कहा है, भास्कर में छपा है, सर्वे में सारी पार्टियों के सामने लेके क्लियर कर दो। ये नेताओं के हैं, सब अपने नेता हैं सब। ये कौन कह रहा है? बात धमकी करो यार, नेता को मान अपने नेता हैं सब। आपको नेता, आप होंगे शामिल, हम तो नहीं आपका है। जो नंबर आ जाए तो आप बोल देना। ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? ये माननीय सदस्य, आप बिल पर बोलिए। मैं बिल पे बोल रहा हूँ, ये सर्वे बिल का ही हुआ है। ये परीक्षा का बिल का जो सर्वे हुआ है, जो अखबारों में छपा है, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ। कृपया बिल पर ही बोलें। फिर उसका ये बिल आपसे ज्यादा पढ़ा है, कहीं पढ़ा हो तो आ जाओ सामने। सारा नॉलेज आप शिक्षा मंत्री रहे तब बहुत ज्यादा है ना? और ये भी है कि 2005 में आपने भी नंबर बढ़ाने का काम किया, वो भी अवलोकन कर किया ना, मैंने तो 2 बार रीट भी करवाई और सफलतापूर्वक करवाई। कंटिन्यू करें। एक का भी कहीं आपने विपक्ष में से एक भी कोई मुद्दा नहीं उठ पाया। आपने बहुत अच्छे काम किए, पर एक सभापति काम महोदय, वो भी गिना दो कि बेटी के नंबर बढ़ाए थे। सभापति महोदय, बेटी तो आप लोगों ने पता नहीं मुख्यमंत्री के सामने सारे शिक्षकों ने कहा, प्लीज ये विलोपित करें, जबरदस्ती लगाएंगे, व्यक्तिगत इल्जाम लगाएंगे, जवाब दूंगा। प्लीज डिस्टर्ब नहीं। फिर आपने इसके अंदर बिंदु 9 के अंदर प्रबंध तंत्र 2 में उपधारा 1 में आपने उसमें नाम लिखा है, मैं उसको जरा पढ़ लेता हूं कि उसके अंदर आपने ये उपधारा 9 जिसका 1 में लिखा है कि प्रबंध तंत्र अपराध प्रबंध तंत्र या संस्था या सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य के किसी निदेशक, भागीदार, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या उनके किसी उपेक्षा के फलस्वरूप कारित किया गया है। इसमें अध्यक्ष के नाम क्यों नहीं लिखा? क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष है? आपने जानबूझ करके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को बचाने के लिए इसमें से अध्यक्ष नाम विलोपित किया है। इस तरह कभी नहीं हो सकता, जबकि क्योंकि यानी आप अपने अपराधी को तो बचाना चाह रहे हो और बाकियों के इसमें नाम लिख करके आप विधेयक ला रहे हो, उस विधेयक से आपका होगा क्या? अब दूसरा मैं एक मुद्दा बताना चाहूंगा कि आखिर ये परीक्षा में आपने अपराधियों के नाम विधेयक तो लिया है, लेकिन परीक्षा केंद्र बनाने वाले, परीक्षा केंद्र जानबूझ करके रिमोट ऐसे जगह बनाया जाता है जहां पे नकल हो, जहां पे दूसरे प्रकार के कोई पहुंच ही नहीं सके। आखिर परीक्षा केंद्र बनाने वाला कौन है? फिर पेपर में जो विसंगति आती है जिसके कारण जो लोग कोर्ट में जाते हैं, उसके मामले में ये चुप है। और तो और इस सारे में प्रकरण में मैं माननीय सभापति महोदय मैं कहना चाहूंगा, यदि हिम्मत थी तो यूपी गवर्नमेंट की तरह कोई विधेयक नहीं लाया गया वहां पे सीधे आदेश दे दिए दोषी अफसर नेताओं की संपत्ति जब्त की जाए, गैंगस्टर कानून लागू कर दिया, रासुका लागू कर दिया और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए, तब भय व्याप्त होता है। यानी आपके इस तरह से थोड़ी आपने विधेयक लाया, कानून बनाया, उसको कोर्ट के अंदर आप ले जाएंगे और कोर्टों के अंदर इसका मुकदमों का एक अंबार लग जाएगा जिस मुकदमे का कोई जवाब तक नहीं आएगा। और इस प्रकार की सरकार की कार्यप्रणाली का मैंने जिक्र कर दिया, ये पूरा का पूरा राजनीतिक संरक्षण इसका जिम्मेदार है। और तो और जो जारोली जो बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने स्वयं ने हटने के बाद कहा कि जो कुछ हुआ राजनीतिक संरक्षण में हुआ, लेकिन वो राजनीतिक संरक्षण क्या है आज तक उनसे कोई पूछ नहीं पाया। इसलिए मैं सदन के इस जिम्मेदारी से कहता हूं, यदि एसओजी जारोली को गिरफ्तार करके उसके पूछताछ करे। प्लीज बिल पर बोलिए। बिल ही है, रीट का मामला, रीट के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन है, रीट का उन्हीं की अध्यक्षता में हुई है। मैं पेपर के इसके अलावा कहीं दूर नहीं जाऊंगा, सवत आप विश्वास रखिए। उसके जारोली के पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वो हटे, उन्होंने कहा राजनीतिक संरक्षण हुआ, एसओजी की जांच चल रही है, यदि एसओजी उनको पूछेगी, उनको गिरफ्तार करके मांग करेगी तो राजनीतिक संरक्षण में कौन है ये मालूम पड़ेगा। जबकि विधेयक लाना सरल है, पारित कराना भी बहुमत के आधार पर करा लोगे, इसकी क्रियान्विति कैसे होगी? असल में क्रियान्विति का ही सबसे बड़ा मुद्दा है और क्रियान्विति इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें ऊपर तक के सारे लोग लिप्त हैं।
मैं रीट की यदि आप जिक्र करूं, पेपर लीक हुआ। पेपर लीक किसने किया? पूरा का पूरा जितने लोग हैं, नाम अखबार में भी आ चुके हैं, मैं उसको ज्यादा पढ़ूंगा नहीं। उसके अंदर हमारे एक मंत्री, उसके संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं। ये सारा जो है राजीव स्टडी सर्कल, राजीव स्टडी सर्कल एक संस्था है, तो उसके संयोजक हैं। और सारे जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं वे उन्हीं के हुए हैं। और सुभाष यादव, बैरवा, गोटवा, सुनीता पचौरी, प्रदीप पाराशर, देवेंद्र परमार, नदीम चिश्ती। माननीय सदस्य, बिल पे बोलिए। बिल, ये बिल है। इनके रीट की परीक्षा बिलों के बिल में परीक्षा पे नियंत्रण लाने के लिए आई है। ये परीक्षा में किस तरह से अनुचित साधन, मैं बिल को पढ़ के आया हूं, प्लीज ये अनुचित साधन का उपयोग है। ये अनुचित साधनों का ही विधेयक है। ये अनुचित साधनों का इन लोगों ने उपयोग किया। और जब मंत्री ही उसमें इन्वॉल्व होंगे अनुचित साधनों के करवाने में, तो फिर वो कैसे रुकेगी? इसलिए सबसे पहले मैं आपसे मांग करूंगा कि इसके अंदर इस प्रकार की जो व्यक्तियां हैं, इसके अंदर और रिटायर्ड लोग लगाए जाते हैं जिसके कारण से समस्या आती है। राजनीतिक व्यक्ति राजीव स्टडी सर्कल के लगाए जाते हैं। और दूसरा, इन सारी परीक्षाओं की कभी ऑडिट नहीं होती। पैसे लाखों करोड़ों अरबों रुपए आते हैं और जाते हैं, लेकिन उसकी कभी तक ऑडिट नहीं हुई। और जब ऑडिट नहीं कराओगे, सेवानिवृत्त लोगों को लगाओगे, तो रीट में तो कह रहा हूं, अजमेर के सारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिटायर्ड लोग लगाए थे रीट में। इसलिए कारण से पेपर का आउट हुआ। किसने कहा था कि पेपर के जो पेपर निकाला गया वह अनुचित साधन तो था ही? तो किसके संकुल में किसने पेपर रखवाए? जरा इसकी जांच हुई क्या? पेपर संकुल में रखवाए गए, चाबी दो दे दी गई, जाके निकालो पेपर और ले जाओ, करोड़ों रुपए कमाओ। ये रीट की परीक्षा के अनुचित साधन नहीं है तो क्या हुआ? मैं अनुचित साधन पे बोल रहा हूं। उस अनुचित साधन के अनुसार उसमें किसने कहा कि वहां पे पेपर रखवाने के साथ प्राइवेट लोगों को लगाओ? सरकारी लोगों को लगाते, कहते कलेक्टर और एसपी के अंतर्गत पेपर रखते, लेकिन पेपर नहीं रखे जाते। ये सारी चीजें मिली भगत थी जिसमें अरबों रुपए का लेन देन हुआ है। इसे सबसे पहले राजीव स्टडी सर्कल के जितने लोग जुड़े हुए हैं, चाहे उसे मंत्री क्यों नहीं हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ सीबीआई की जांच करवाई जाए। यदि ये नहीं कराएंगे हम आकर के करवाएंगे, इनको जेल में भेज के रहेंगे, इसमें कहीं कोई पेशी नहीं आने देंगे। इस प्रकार की स्थिति है। अतः मैं आपसे मांग करूंगा कि इसके लिए दो बातें कह के अपनी बात पूरी करूंगा कि इसमें आप यदि बिल बनाना ही था तो एक जुडिशियल लोगों के साथ बैठ के बनाते, एक जुडिशियल कमीशन बनाते जो इस तरह के विचार करती कि ये तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये तो अपने हित की बात करेंगे, क्रियान्वित इन्हीं को करनी है, ये क्रियान्वित कर नहीं पाएंगे। जब क्रियान्वित होगी नहीं तो इस प्रकार के विधेयक लाने का केवल लोगों के जो बेरोजगार लोग हैं उनके आंखों में केवल धूल झोंकने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक जुडिशियल कमीशन बना करके उसके आधार पर वापस बनाया जाए, जल्दबाजी में पारित न किया जाए। इसीलिए इस पे निश्चित रूप से इसको 6 महीने के लिए आप जनमत के लिए प्रचारित किया जाए, जल्दबाजी में पास न किया जाए। धन्यवाद। श्रीमती अनीता बदेल। नमस्ते, नमस्कार, धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती के अनुचित साधनों की रोकथाम के अभ्युपाय विधेयक 2022 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, आज सदन में एक और बिल डिस्कस होने वाला है, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुसूचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2022, जो सरकार द्वारा 1998 में बनाया गया था। इस 98 की धारा 8 में संशोधन लेकर के आ रहे हैं और एक दूसरा विधेयक भी आपने इसके साथ ही रखा है। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि यदि संशोधन ही करना था तो उस बिल में ही पूरा संशोधन कर लिया जाता, या उस बिल को रिपील करके ये दूसरा विधेयक ले आया जाता। लेकिन दो अलग अलग विधेयक, एक ही बात के लिए दो अलग अलग विधेयक आज सदन में चर्चा हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको करने की आवश्यकता थी। माननीय सभापति महोदय, इसमें जो इसके जो सेक्शन हैं, इसमें कुल सेक्शन 20 सेक्शन है और 20 सेक्शन में एक सेक्शन नंबर 19 कठिनाइयों का निराकरण करने की शक्ति, वो मैं पढ़ के आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, जो कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हो। परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के आरंभ से 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, ये 2 वर्ष का राइडर क्यों लगाया है कि 2 वर्ष के पश्चात हम इसमें कुछ जोड़ नहीं सकेंगे?
मुझे लगता है कि सरकार की मंशा है कि सरकार के कार्यकाल तक ये सरकार जब तक रहे तब तक तो वो जोड़ सकती है, बाद में जो कोई सरकार दूसरे दल की आई तो उसको ये अधिकार ना मिले, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा है। माननीय सभापति महोदय, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, मैं भी इस बिंदु को पर अपनी बात रखना चाहूँगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट अपराधों का विचारण इस अधिनियम के अधीन अभिहित न्यायालयों द्वारा ही किया जाएगा। तो इसके लिए अलग से न्यायालय खोले जाएंगे? क्या हमारे पास इतने संसाधन हैं? जितने न्यायालय खुले हुए हैं, जितनी फास्ट ट्रैक खुली हुई है, जितनी पॉक्सो की ट्रैक अदालतें खुली हुई हैं, उन्हीं में हमारे केस पेंडिंग है, उन्हीं को साधन सुविधाएं हम उपलब्ध नहीं करा पा रहे। तो ऐसे नए न्यायालयों में हम कितनी साधन सुविधाएं उपलब्ध करा पाएंगे? क्या इन केसेस का हर्ष भी वैसे ही होगा जो सालों साल चलेंगे और उन अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी? माननीय सभापति महोदय, अभी सभी ने चर्चा करी कि रीट की परीक्षा जिसके लिए आप देखिए किस तरह से तैयारी की बच्चों ने, 26 लाख बच्चों ने तैयारी की और 23 लाख बच्चे इस परीक्षा में बैठे, और हर किसी व्यक्ति ने, हर किसी सज्जन पुरुष ने, जिसको भी थोड़ी सी संवेदनशीलता थी, उसने इस परीक्षा के आयोजन में सरकार के बहुत बड़े सहयोग का काम किया। 200-300 किलोमीटर से बच्चे आ रहे परीक्षा देने के लिए, लड़कियां भी हैं, लड़के भी शामिल हैं। उनको रात्रि को ठहराना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, और फिर ऐसी स्थिति में जब नेट बंदी हो, नेट बंद कर दे, हम एक तरफ तो नेट बंद करके हजारों करोड़ रुपए के कारोबार को हानि पहुंचाते हैं, और दूसरी तरफ हम जो है ऐसे आयोजन करते हैं जो बाद में फेल साबित होते हैं। देखिए, इतने हजारों बेरोजगार युवाओं के दिलों पर क्या गुजरी होगी जब प्रदेश में दूर दूर से घर छोड़ के छोटे छोटे कमरों में कई सालों तक बच्चों ने तैयारी की है, कोचिंग से लेकर के किताबों तक, कमरे से लेकर के खाने की व्यवस्था तक, परीक्षा फॉर्म से लेकर के 300 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से लाखों खर्च करके आए। 20 लोग और बोलने वाले हैं, बिल पे आ जाइए। ये बिल आए इसलिए है ना, ये रीट की परीक्षा का जो हंगामा प्रदेश में मचा है इसीलिए लाए हैं ये बिल। इससे पहले क्यों नहीं लाई सरकार ये बिल? लाते ना फिर ये बिल। ये 1998 के बिल में 98 के बाद में इतने वर्षों बाद में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि ये परीक्षा हुई है और ये परीक्षा फेल हुई है, इसलिए संशोधन की जरूरत पड़ी है ना, इसलिए मैं बिल पर ही बोल रही हूँ। मैं आपको निवेदन करना चाहती हूँ, देखिए बार बार कितनी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की हैं, बार बार इस सरकार में आने के बाद तो लगातार परीक्षाएं एक के बाद एक परीक्षा जो है आपकी फेल्योर साबित हुई है। आपकी रीट की परीक्षा के बारे में तो सब लोगों ने बोला है, एसआई की परीक्षा उसको भी यह स्थिति हुई है, नीट की परीक्षा, जेईएन की परीक्षा, पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षा, कितने लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों को सजा मिली, पर आज तक किसी को सजा नहीं मिली। ये इतने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो लुभाते हैं, जो कहते हैं कि हम आपको परीक्षा पास करा के सरकारी नौकरियां लगवा देंगे, उन भोले भाले बालक बालिकाएं जो अपनी कड़ी मेहनत से तैयारी करना चाहते हैं, इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, लेकिन उनका सपना जब टूट जाता है जब इस प्रकार के माफिया लोग, कोचिंग के माफिया लोग और इस तरह के माफिया लोग ऐसे पेपर को आउट करते हैं। और पेपर को आउट करने, जब माफिया लोग यदि पेपर को आउट कर रहे हैं तो उसमें सरकार क्या कर रही है? सरकार के प्रतिनिधि, हम कितना ही कानून बना लें, ये कानून बना लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आप 10 करोड़ का प्रावधान रख दें, आप सालों तक की सजा कर दें, लेकिन उस व्यक्ति को सजा नहीं मिलने वाली है। इसलिए नहीं मिलने वाली है क्योंकि कुछ राजनीतिक संरक्षण में राजनीतिक काकाओं के कारण से राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जैसे लोग यदि ऐसी मिलीभगत करेंगे तो ये कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कानून तो तब काम करेगा जब आपकी माननीय मंत्री महोदय प्लीज, जब आप नैतिकता के आधार पर, स्पीकिंग प्लीज सुनिए, ईमानदारी के आधार पर प्लीज उस परीक्षा को आयोजित करने में अपनी सहभागिता दो। अब जयपुर का राजीव गांधी स्टडी सर्किल का संभागीय जो कर्मचारी है वही पेपर स्ट्रांग रूम में से पेपर लेकर के बाहर बेच रहा है, तो ऐसी स्थिति में जब
बाड़ी पे खेत को खाने लगेगी तो फिर बचाएगा कौन? ये बाड़ी तो खा रही है खेत को। सरकार इतनी व्यवस्थाएं कर रही है और उसके बावजूद भी उसी व्यवस्था में लगा हुआ आदमी, उस व्यवस्था में लगा हुआ कर्मचारी की बदौलत ये सारी की सारी चीजें होती है। तो मैं मानती हूं कि निश्चित रूप से ये सरकार का फेलियर है। सरकार ये बिल लेकर के आई है, लेकिन इस बिल से कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ प्रावधान आप कर दो, लेकिन आप अपने लोगों को बचाने का काम कर रहे हो। अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उन सबको जमानत मिल गई है। तो ऐसी स्थिति में जब पेपर चोर को जमानत मिल गई है, मैं आपको बताती हूँ माननीय सभापति महोदय, एक बहुत पुराना किस्सा है। बाड़मेर का जगदीश बिश्नोई, कितने वर्षों बाद भी उसको आज तक सजा नहीं मिली। आज तक उसको सजा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली सजा? क्योंकि हम सबको मालूम है कि उसने परीक्षा में धांधली की है, उसने परीक्षा में पेपर को बेचा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको पकड़ने में असफल इसलिए हुए क्योंकि हमारी मिली भगत है। हम लोग सब मिलजुल करके काम करते हैं और करप्शन जो है ना, वो जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक कि इस तरह की चीजें होती रहेंगी। बीकानेर का ये मैटर है माननीय सभापति महोदय, आप देखिए बीकानेर के रामपुरा में स्थित प्राइवेट स्कूल रामसाई आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सेंटर में सोमवार को एसआई की परीक्षा हुई। स्कूल सचिव दिनेश सिंह चौहान ने इस काम के लिए प्रतिदिन 5 लाख रुपए मांगे और राजाराम बिश्नोई के मोबाइल पर फोटो खींचे और उसी नंबर से व्हाट्सएप करके युवक नरेंद्र खीचड़ को शेयर किए। तो ये एसआई की भर्ती परीक्षा का मैटर है। तो इसलिए मैं तो आपसे इतना ही कहूंगी कि ये जो बिल लाए हैं ये बिल पर्याप्त नहीं है। जब तक कि आपके अंदर स्वयं के अंदर ईमानदारी नहीं हो, जब तक कि आप स्वयं मूल्यों के आधार पर, नैतिकता के आधार पर इन सब भर्ती परीक्षाओं को बहुत ईमानदारी से आयोजित ना कराएं, क्योंकि हजारों करोड़ लाखों बच्चे जब परीक्षा में बैठते हैं और सरकार पर इस तरह से आरोप लगते हैं तो एक मन में संदेह उनके जाता है कि हमारी सरकार किस तरह से काम कर रही है। हम इतने अच्छे से पूरी मेहनत के साथ, पूरी कड़ाई के साथ में हम मेहनत करते हैं और अच्छे से परीक्षा देते हैं, उसके बावजूद भी जो लोग पैसे लेकर के परीक्षा देते हैं उनके नंबर अधिक आते हैं और जो मेहनत करके परीक्षा देते हैं उनके नंबर नहीं आते हैं और इस वजह से उनको उन पदों पर जाने में रुकावट पैदा होती है। तो अंत में इतना ही कहूंगी कि ये बिल को आप जनमत जानने के लिए जारी करें। थैंक यू। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग पर रोकथाम का विधेयक 2022 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, सरकारी एवं सरकारी संस्थाओं में अधिकारियों व कर्मचारियों की भर्ती में अनुचित साधनों का उपयोग करना, परीक्षा प्रश्न पत्रों की चोरी होना, समय पूर्व में प्रकट करना और परीक्षा प्रश्न पत्रों को परीक्षा पूर्व बेचने का अपराध एक गंभीर अपराध है। भर्ती परीक्षाओं के लिए युवाओं महीने वर्षों तक परीक्षाओं के लिए पढ़ते हैं, परिश्रम करते हैं, इतना समय वे इसमें डालते हैं, लेकिन आज युवाओं की स्थिति ये है माननीय सभापति महोदय कि उनका भरोसा इन परीक्षाओं पर से उठ गया है। आप जो ये विधेयक लाए हैं बहुत ज़रूरी विधेयक है और जैसा कि पूर्व वक्ता हमारे अजमेर से आई विधायिका, चूरू से विधायक आए, उन्होंने भी ये बात बोली कि ये आप विधेयक सिर्फ इसलिए लाए क्योंकि जिस प्रकार से रीट का पूरा मामला सामने आया है और जिस प्रकार से भरोसा। लेकिन सभापति महोदय, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इस परीक्षा के बाद जो हुआ था और जिस तरीके से ये बच्चों के मन से, युवाओं के मन से जो खिलवाड़ हुआ है, मेरी चर्चा हो रही थी, एक आरएस प्रिपेयर कर रहा था बच्चा, उससे हुई थी। उसने बोला, मैंने कहा तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई, और उसने बोला करने का मतलब क्या है, हम प्रिपेयर करेंगे और अगली बार वापस से ये चोरी हो जाएगा या कुछ ना कुछ होगा। तो इस तरीके का भरोसा ही जब युवाओं के ऊपर से उनके मन में ये हो गया है कि नहीं राजस्थान सरकार में ऐसा ही होना है, तो डेफिनेटली ये समस्या बहुत गंभीर है और हमारे ये विधेयक अगर हम ये लेकर आएँ तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं जो हमारे को बहुत अच्छे से सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। माननीय सिरोही से आए विधायक ने एक बात बहुत अच्छे से बोली कि सोचा समझा विधेयक होना चाहिए। अगर हम कोई बिल इस सदन में ला रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारी जुरिस्डिक्शन को बिठाकर, क्योंकि एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिल है, इतने युवा
हमेशा इस बात में अब घबराएं नहीं, ताकि आगे जाके कोई परीक्षा हो तो वे उस बात में कहीं भी उनको ये तकलीफ नहीं हो उनके मन में कि नहीं, हमने जो पढ़ाई करी है, हमने जो मेहनत करी है, उस मेहनत का फल हमें कम से कम सही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए ऐसे जनों को। लेकिन माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक में ये तो जरूर लिखा है कि अर्थदंड मिलेगा उन बच्चों को जिन्होंने नकल करी, पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि ऐसे कोचिंग सेंटर्स का क्या होगा, ऐसे बड़े लोग, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि ये पूरा एक रैकेट है जो पकड़ना बहुत जरूरी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बार बार ये बात इस सदन में रखी है कि आप उस रैकेट को पकड़ें, हम सब मिलकर इस बात का साथ देंगे। आप बच्चों को दंड दे देंगे, उनको आप 1 लाख न्यूनतम रुपए लेंगे, बेचारा कोई कमजोर, वैसे भी वे आर्थिक स्थिति से कमजोर होते हैं, इस तरीके के सब युवा जो भर्ती में बैठना चाहते हैं, लेकिन उनको हम और कमजोर कर रहे हैं। लेकिन हमने कहीं भी ये बात नहीं बोली, कहीं भी हमने ये बात नहीं रखी कि वो बड़े, जिसको कहते हैं ना सागर की बड़ी मछली, उस मछली को हम किस तरीके से पकड़ेंगे, उस बारे में इसमें कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। वो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स, वो बड़े बड़े लोग, वो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी लोग जो इससे इन्वॉल्व हैं इस रैकेट के अंदर, हम उसको कैसे पकड़ेंगे, उस बारे में डेफिनेटली विचार करने की बहुत सख्त जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, इंटरनेट का जमाना है, जब हम ये परीक्षाएं करते हैं तो हम पूरे उस जगह का इंटरनेट बंद करते हैं, हम ऐसी सब सुविधाएं करते हैं कि सुबह 9 बजे से 6 बजे तक ये नहीं चलेगा, तो भी कैसे चीटिंग हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम वीक है, उसको हम अच्छा करने के लिए क्या कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि हम उन लोगों को दंड देंगे, हम डेफिनेटली उन लोगों को जो लोग इस चीटिंग में इन्वॉल्व है उनके लिए हम जरूर करेंगे, लेकिन उस सोर्स का क्या, जब आप कोई परीक्षा कर रहे हैं तो उसको आप स्ट्रिक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो तो कहीं भी आप लोगों ने इसमें मेंशन नहीं करा है। एक निवेदन ये भी है मेरा आपसे माननीय सभापति महोदय कि क्या ये सब 1992 के अधिनियम में आवश्यक संशोधन करके नहीं किया जा सकता था। यदि हम हर प्रकार के अपराध के लिए अलग अलग कानून बनाएंगे तो फिर कानूनों की संख्या कितनी हो जाएगी और इनको पालना करने में बहुत बहुत कठिन होता है। एक और न्यायालय की बात इसमें करी गई कि हम एक विशेष डेजिग्नेटेड कोर्ट हम इसमें बनाएंगे। कहीं भी ये मेंशन नहीं करा कि ये न्यायालय हम सिर्फ जयपुर और जोधपुर खोलेंगे या हम सभी जिला मुख्यालयों पे न्यायालयों को खोलेंगे या इसकी संख्या क्या होगी। जब भी ये न्यायालय खुलेंगे तो इसमें दंड सीमा क्या होगी ये तय करना बहुत जरूरी है। माननीय सभापति महोदय, अगर कोई युवा उसको अगर उसके ऊपर किसी ने गलत इल्जाम भी लगाया है तो ये न्यायालय क्या एक निश्चित समय में उनको दंड देगा या नहीं देगा, ये हमें बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो बच्चा, वो युवा इनोसेंट है तो उस इनोसेंट बच्चे के 5, 6 साल, 8 साल, कितनी बार कोर्ट की डेट्स नहीं आती, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसका समय खराब नहीं करें, उस युवा को हम एक अच्छे तरीके से न्याय दिला सकें। और एक सीमा इसमें हमें तय करनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे अपराध अगर किसी ने करा है तो भी उसको एक निश्चित समय सीमा में उसको वो उसका दंड मिलना चाहिए, और अगर किसी ने अपराध नहीं करा है तो इनोसेंट भी वो घोषित एक निश्चित समय में होना चाहिए। इसको हम 5-7 साल तक प्रोलॉन्ग नहीं करें तो बहुत ज़रूरी है। माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में मैं अपनी बात कंक्लूड करूंगी। माननीय सभापति महोदय, इन्वेस्टिगेशन को जो पूरा करने का जो समय है उसके बारे में तो मैंने डेफिनेटली बात रखी है। रीट की जो बात सब जनों ने बोली है, तो इस वजह से जो भी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई है और व्यवस्था में जो कमी रह गई है, उन व्यवस्थाओं को हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करें ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे युवाओं के साथ ऐसा धोखाधड़ी नहीं हो। डेफिनेटली ये बहुत ज़रूरी है कि जो ये अर्थदंड की व्यवस्था करी है उस पर एक बार पुनः विचार करना चाहिए हमें, क्योंकि ये परीक्षार्थी जो इसमें बैठते हैं वो उनको हम और कमज़ोर ना करें आर्थिक स्थिति से, और हम उस रैकेट को, उन बड़े लोगों को पकड़ने में अपनी ज़रूर जाहिर करें। आखिरी में माननीय सभापति महोदय, कंक्लूड करते हुए मैं यही बोलना चाहूँगी कि विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले जनता के साथ इसके प्रावधानों और उनके प्रभावों के बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई। इस व्यापक प्रभाव वाले विधेयक को जनमत जाने बिना पारित करना अच्छी परंपरा ही नहीं होगी। अतः मैं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए 6 माह के लिए प्रचलित करने हेतु अनुरोध करती हूँ।
श्री हमीर सिंह जी भाई। माननीय सभापति महोदय, सरकार जो बिल लेके आई है वास्तव में रीट परीक्षा से लगाकर सब जगह पेपर लीक होने का एक आम हर परीक्षा में बन गया है। इसके लिए इस बिल में ठोस उपाय नहीं होंगे तब तक ये स्थिति रहनी है। माननीय सभापति महोदय, गरीब किसान गांव और ढाणी में रहने वाला अपने बच्चे और बच्चियों को कोशिश करके कोचिंग भी करवाते हैं, कोचिंग अपने पढ़ाई कराकर परीक्षा दिलवाते हैं। जब परीक्षा की तैयारी करने के बाद में परीक्षा देकर आता है या परीक्षा देने के लिए जाता है तब उनको मालूम पड़ जाता है कि पेपर लीक हो गया। उन गरीब परिवारों के साथ में क्या बीतती है, क्या हालत होती है। मैं सभापति महोदय, इस बार रीट की जो ये परीक्षा थी इसमें कई बच्चों के पेपर तैयारी की थी, उन्होंने कहा था कि इतने नंबर तक हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, उनके संबंध भी हो गए थे और ये जैसे ही पेपर लीक हुआ उनके संबंध भी टूट गए, ब्याह होना भी रह गया। ये हालत होगी। ये इस तरीके का ठोस उपाय नहीं होगा तो माननीय सभापति महोदय वापिस ये नाती का वाड़ा बनेगा और ये नाती का वाड़ा इस रीट पेपर से शुरू हुआ था। आप सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आरएस परीक्षा के अंदर रिटर्न में जिस व्यक्ति ने 360 नंबर लाए उनको इंटरव्यू में 20 नंबर मिले, जिस व्यक्ति ने 320 नंबर लाए उनको 85 नंबर मिल गए। तो उसको कितनी निराशा भुगतनी पड़ती है। इस तरीके की बाड़ी खेत को खाएगी तो क्या उपाय होगा। कई परीक्षा आगे होगी, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि वो सरकार ये सरकार, परंतु माननीय सभापति महोदय, कई पटवारी सिलेक्शन होके ऐसे हो गए खतानी की नकल नहीं दे पा रहे, कई ऐसे बन गए रोज नामसा में रपट नहीं डाल सकते हैं। ये इतनी इस तरीके की ये पेपर लीक होने की जो कारगुजारी है इसको सरकार किस तरीके से ठोस उपाय से रोकेगी, तब तक जाके आम जन के लिए, गरीब किसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए अगर